दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक नंबर से असफल हो गए और उनका अपना घर ही पराया हो गया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने सोचा था कि सारी दुनिया हमारा साथ देगी, लेकिन एक असफल इंसान का कोई भी साथ नहीं देता। इवन योर पेरेंट्स आफ्टर ए स्पेसिफिक एज, एक निश्चित उम्र के बाद आपका साथ सब कोई छोड़ देता है। इसलिए सफलता आपके लिए अपरिहार्य है। तो बिल्कुल जो भी समय आपका मिला हुआ है, इस समय में अपने लिए आप एक गोल सेट कर लीजिए। खेलना बंद कर दीजिए। कारण ये है कि अगर आप खेल रहे हैं तो ज़िंदगी भी आपसे खेलने लगेगी। तो जो कुछ भी आपके सामने है उसे बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। वो काम कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। अगर आप केवल इसलिए फॉर्म भरते हैं कि फॉर्म आया है भर देते हैं, एग्ज़ाम दे देंगे हो जाएगा, नहीं होगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अपने लिए एक निश्चित रूप से टारगेटेड फोकस्ड गोल बनाइए। अब लग रहा होगा कि ये तीन अंग्रेजी आ रही है आपकी, टारगेटेड फोकस्ड गोल। जी हाँ दोस्तों, गोल मतलब एक अंतिम लक्ष्य, टारगेट मतलब वहाँ तक साधना है आपको, और फोकस तो आपको होना ही पड़ेगा अर्जुन की तरह। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है वो हर परीक्षा में आपके काम आएगी। आपने अगर एलटी का फॉर्म भरा है तो भी, अगर आपने जीएससी प्रवक्ता का फॉर्म भरा है तो भी, अगर आप जीडीसी का फॉर्म भरने वाले हैं तो भी, अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है तो भी, और अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा है, कोई भी परीक्षा हो, सभी में ये स्ट्रेटजी काम करती है और 100% ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि दो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। समयबद्ध, आपका समय अनलिमिटेड नहीं है, तो आपको अपने आप को समय से बांधना पड़ेगा। एक निश्चित डेट आपके लिए वो डेड एंड होनी चाहिए जहाँ पर आपकी तैयारी कंप्लीट होनी ही चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल आप फोकस्ड रहें। बिल्कुल आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। बिल्कुल आप सिर्फ आपकी नज़र उसी पर होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर एलटी के बारे में, जीआईसी के बारे में और जीडीसी के बारे में, इन शॉर्ट मैं इसे केवल एलटी कहूँगा, तो आप जीआईसी और जीडीसी इसमें जोड़ लेना, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस भी होगा और विषय भी होगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट भी है। दोनों का ही वेटेज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल 30 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, ओनली 30। लेकिन दोस्तों, ये 60 अंक हैं। मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था कि एक एक अंक से लोग हार कर लौटे हैं, तो 60 अंक आप इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये 60 अंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ही बचता है आपका सब्जेक्ट। अगर एलटी में आप हैं तो कुल मिला के 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, यानी कुल मिला के 150 प्रश्न आपको हल करना है। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और पूर्णांक होगा 300 का, यानी कि एक प्रश्न आपका ये 2 अंक आपको देगा। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीएस का जो वेटेज है और जो आपके सब्जेक्ट का वेटेज है, दोनों को ध्यान में रखकर ही आपको प्री की तैयारी करनी है। और बिना वेटेज को ध्यान में रखे अगर आप आगे बढ़ते हैं और आप कुछ भी इग्नोर करते हैं, आप जरा सी लापरवाही आपको एक गहरे गड्ढे में गिराने वाली है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जीएस के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ जानकारियां बहुत मूलभूत होती हैं, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। मार्केट में कुछ मूलभूत जीएस के लिए जानकारियों की एक किताब मिलती है। वो किताब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी जो सरल प्रश्न होते हैं ना, यही निर्णायक होते हैं, क्योंकि सरल प्रश्नों के जवाब अगर आपके गलत हो गए तो आप उसी क्षण मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो चाहे आप कुछ भी करें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, कितनी भी बार पढ़ें, लेकिन जो सरल प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर सरल प्रश्नों का मतलब क्या है? बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कि बिल्कुल आपके सामने रहती हैं, वो चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में,
तो जो हड़प्पा और सिंधुकालीन स्थल हैं उनकी खुदाई कब होती है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ। आप मध्यकालीन इतिहास में आ जाइए तो अरबों का जो आगमन होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और औरंगजेब की डेथ तक लगभग सभी जो टाइमलाइंस हैं, कौन सी घटना कब हुई है, सब आपको पता होना चाहिए। वंशावलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा वंश पहले आता है कौन सा बाद में आता है ये पता होना चाहिए। संस्थापक के बारे में पता होना चाहिए। जो सांस्कृतिक जानकारियाँ होती हैं, शिल्प कला होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें जो स्वतंत्रताकालीन इतिहास है, भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है, वो तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत डीप में जाके प्रश्न नहीं, लेकिन कम से कम टाइमलाइन तो आपको पता होना ही चाहिए। अब करंट अफेयर के बारे में बात करें तो ये आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस में आपका भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत और विश्व का भूगोल है, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा करंट अफेयर है, आप देख पा रहे होंगे, भारतीय कृषि है, सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक का है, जिसमें अंक गणित है, बीज गणित है और रेखा गणित भी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 8 टॉपिक आपके हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी है? 30 प्रश्न हैं। तो क्या सभी टॉपिक से समान प्रश्न आते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यह बिल्कुल मनमर्जी चलती है। एक तरीके से देख लेना आप, कई बार तो ऐसा भी हुआ है RO यूपी PCS में कि यूपी जीके से कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप ना तो कोई कंप्लेन कर सकते हैं और ना ही आपकी कहीं पर कोई सुनवाई होगी। तो यहाँ पर आपको जो PYQs हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा जाता है। और इसमें सबसे अधिक वेटेज अगर देने की बात की जाए तो लगभग आपका जो 1/3 सिलेबस है ये करंट से ही कंप्लीट हो जाता है। आपका जो करंट अफेयर फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ करंट ही नहीं, करंट अफेयर से और भी कई सारे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न होते हैं बहुधा करंट पर ही आधारित होते हैं। जो इन्वायरमेंट है उसके भी प्रश्न यहीं पर आधारित होते हैं। यूपी जीके के जो प्रश्न हैं वो भी करंट पर ही होते हैं। संस्कृति के प्रश्न भी कभी कभी यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी करंट का वेटेज ज़्यादा है। यहाँ पर 5 से 9 या हो सकता है 10-11 प्रश्न भी आ जाएं। ठीक है, तो करंट आपको पढ़ लेना है। कितना? कम से कम आपको लास्ट 1 ईयर का जो करंट है उसको आपको पढ़ना है। अभी हाल ही में आपने देखा था जब PET की परीक्षा हुई थी, या आपने देखा होगा कि बिहार PCS की जो परीक्षा हुई थी, बिहार की बात छोड़ते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो PET की परीक्षा हुई थी, RO की परीक्षा हुई थी। तो करंट जो आया था ना वो सिर्फ 1 साल का नहीं आया था, 1 साल से पुराने करंट भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना होगा कि आप अभी समय है तो आराम से 1-1.5 साल तक का करंट आप पढ़ सकते हैं, और जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ लीजिए। वैसे भी लास्ट 1 ईयर का जो करंट है उसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। प्रतिदिन केवल 1 घंटे का समय, सुबह नाश्ते से पहले 30 मिनट और डिनर से पहले 30 मिनट, ये समय आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि ये समय आप केवल करंट अफेयर को देंगे। करंट अफेयर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको खुद आश्चर्य होगा। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप लास्ट 1 मंथ जब एग्ज़ाम रह जाएगा और उस दौरान आप मैराथन देख के करंट तैयार करने वाले हैं, यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो सरल चीज़ें आपको अभी याद हो जाएंगी ना, तब एग्ज़ाम का प्रेशर होगा और याद नहीं होंगी। इसलिए बेहतर कि करंट को आप पहले ही पढ़ लें, एग्ज़ाम तक इसका वेट ना करें। करंट आपको मिल रहा है तो पढ़ते जाइए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा तो आपको क्वालिफाई करनी ही है। रही बात दोस्तों स्टैटिक जीके के अंतर्गत, तो आप प्रमुख रूप से ना अपना जो पॉलिटी है ये अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही सरल हैं, बिल्कुल आपकी याददाश्त पर निर्भर हैं, तो और बहुत ही फिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी पर जैसे कि आपका भारतीय संविधान हो गया, इसका उद्गम हो गया संविधान के बारे में, और जो अनुच्छेद हो गए हैं, अनुसूचियाँ हो गई हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है, 400 से 500 प्रश्न होंगे, बस वहीं से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको करवा भी दूंगा। इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ये अगर इतने टॉपिक आपने स्टैटिक में तैयार कर लिए तो आपका स्टैटिक लगभग तैयार हो गया। लेकिन क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो अभी आप अगर शुद्ध रूप से पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान पढ़ना शुरू कर देंगे कि NCERT ले आए, लक्ष्मीकांत ले आ रहे हैं, इतिहास के लिए बड़ी बड़ी किताबें लेके आ रहे हैं, रामशरण शर्मा को पढ़ रहे हैं, भूगोल के लिए महेश बरवाल को पढ़ रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है।
आपको 60 नोट पर ही लेकर भरोसा करना पड़ेगा और वही लेकर चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जीएस की क्लास चलाता हूँ, प्लस आपका जो मॉक टेस्ट होता है फ्रेंड्स, तो मॉक टेस्ट पर आप लोग बिल्कुल भी एक भी मॉक टेस्ट आप छोड़ा मत करिए। मॉक टेस्ट आपके सिलेबस के मुताबिक ही रहता है और उसमें मैं आपके बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल A to Z कवर करता हूँ। तो मॉक टेस्ट में आपकी परीक्षा के मुताबिक मैं 30 प्रश्न रखता हूँ और ये सभी प्रश्न आपके टॉपिक के मुताबिक रहते हैं। गणित में अगर आप अच्छे हैं तो ये भी आप कवर करिए, गणित में अच्छे नहीं हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप गणित सीखना शुरू कर दें तो फिर बाकी पर प्रभाव पड़ेगा ना, तो इसका वेटेज आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे हैं तो इसका वेटेज आप बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि गणित काफ़ी स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो इन शार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर ये 1 साल तक का आपको पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन 1 घंटे का समय आपको निकालना चाहिए। स्टैटिक जीके के लिए आप मार्केट में उपलब्ध कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं, हमारे नोट्स ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर लेक्चर भी देख सकते हैं और उसका नोट्स बना भी सकते हैं। लेकिन लेक्चर बनाने में, यानी कि लेक्चर देखने और उसका नोट्स बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा, तो बेहतर ये होगा कि किताबें लीजिए या फिर नोट्स का सहारा लीजिए। कितना पढ़ें? स्टैटिक जीके प्रतिदिन 1 से 2 घंटे का समय निकालें। और सबसे ज़्यादा समय किसको इस पर देना है आपको? तो सबसे ज़्यादा समय फ्रेंड्स आपको देना है आपके पाठ्यक्रम पर, आपके सिलेबस को सबसे अधिक समय देना है। पुराने प्रश्न पत्रों को घोल कर पी जाइए, कई बार उनको हल करिए और इनको पढ़ते समय जो आपके टॉपिक हैं उनको देखें, और जो टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको पता नहीं है, टॉपिक नोट करें, फिर उन पर नोट्स बनाएं और उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, कितना समय दें? 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे दीजिए, इससे ज़्यादा भी दीजिएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब समय कैसे निकलेगा? देखो, प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 1 घंटा करंट अफेयर हो गया, 1 घंटा आपका स्टैटिक हो गया, 2 घंटा आपका विषय हो गया, तो कुल मिला के 4 घंटे मिनिमम है। अगर आप मेरी माने तो कम से कम 6 घंटे निकालें। तो इसके लिए समय कैसे निकालेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। एक बेहतर रणनीति ये हो सकती है कि आप चाहें तो रात में देर तक जगें या फिर सुबह जल्दी उठ जाएं। ठीक है, तो वो टाइम आप सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लोग अगर 5 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठ जाइए, तो 1-1 घंटे प्रतिदिन आप देंगे तो 30 दिनों में 30 घंटे आपके बढ़ रहे हैं ना, ये काफ़ी स्कोरिंग होगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई के समय के घंटे निर्धारित नहीं करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि किताबें खोल कर बैठे रहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब किताबें खुलें तो आप उस पर इंगेज रहें, आप अपनी किताबों को पढ़ें, क्वालिटी पूर्ण यानी गुणवत्तापूर्ण आपका जो एजुकेशन है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो एक क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन आप कीजिए और उस समय आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर मोबाइल फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन दूर रख दें, अगर मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप पर चले गए, 1 मिनट के लिए फेसबुक पर चले गए, सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को तो बंद ही कर दीजिए कुछ समय के लिए, बिल्कुल देखिए मत। ठीक है, ये ज़रूरी होगा। और सबसे ज़रूरी ये है कि पढ़ते समय आपका डेडिकेशन ही आपके काम आने वाला है। तो घंटों पर नहीं, आप प्रतिदिन के लिए कितना आपको कवर करना है, आपके पास कितना समय है उसको देखिए, अपना सिलेबस देखिए, दिनों में उसको डिवाइड कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम कीजिए कि आज किस टॉपिक पर आपको कितना पढ़ना है, और उतना टॉपिक जब भी जितना समय आप सेट कर रहे हैं कि शाम तक, रात तक, तो उतना तो आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है। और चाहे इसमें आपको 2 घंटे लगें, चाहे फिर आपको जितने घंटे लगना है लग जाएं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना प्रतिदिन का टारगेट सेट करें और शाम तक उसे अचीव करें। फिर समय की परवाह मत करें कि 1 घंटे में पूरा हो गया या फिर 8 घंटे लग गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब आप पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो अपने विषय को गहराई में पढ़ें, क्योंकि आगे चलकर आपको मुख्य परीक्षा देनी है और मुख्य परीक्षा भी आपकी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाली है। रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। एक ही पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, एलटी ग्रेड में। इसमें खंड ए होगा, खंड बी होगा। तो खंड ए और बी दोनों में, बी में दीर्घ उत्तरी और इसमें लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे, लिखते रहेंगे, तो लिखने पढ़ने का अभ्यास रहेगा, तो एग्ज़ाम में, मुख्य परीक्षा में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे ज़रूरी ये फ्रेंड्स कि जो कुछ पढ़ें उसका रिवीजन ज़रूर करें, भूलें नहीं। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ते 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 किताब ख़त्म, याद कुछ नहीं हुआ। तो जब भी आप पढ़ें, रिवीजन करके पढ़ें। ठीक है, और आप देखेंगे कि रिवीजन का टाइम पहली बार ज़्यादा लगता है, दूसरी बार और कम, तीसरी बार और कम, ऐसे कम होता चला जाता है। तो रिवीजन आप करते रहें ताकि सब कुछ आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन याद कुछ नहीं हुआ।
तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा फ्रेंड्स, तो इसे जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।